हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और मैं आज आपके सामने लाया हूं एक टॉपिक डेयरी उपकरण व उनकी उपयोगिता, डेयरी इक्विपमेंट एंड यूटिलिटीज़। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें अपने यही टॉपिक था और दो डेयरी उपकरणों के बारे में अपने बात की थी, वो थे आपके लैक्टोमीटर और ब्यूटीरोमीटर। आज अपन तीसरा डेयरी उपकरण की बात करेंगे जिसका नाम है मिल्क पास्चुराइज़र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिल्क पास्चुराइज़र पास्चुराइजेशन यूनिट को दूध और दूध उत्पादों के थर्मल उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर थर्मल उपचार करेंगे, मतलब टेम्परेचर दे के उनको गर्म करेंगे दूध को और उनके उत्पादों को। ठीक है, आगे चलते हैं। पास्चुराइज़र उपकरण के द्वारा उत्पाद को थोड़े समय के लिए मध्यम उच्च तापमान पर गर्म करने से क्या होगा, उनके अंदर जो रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। INOXPA दूध पाश्चुरीकरण के उपकरणों का एक विश्वसनीय निर्माता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण के जितने भी उपकरण आते हैं उनका निर्माता कंपनी है ये INOXPA। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे चलें तो आपका दूध पाश्चुराइज़र उपकरण में ठंडा कच्चा दूध को गर्म स्टेनलेस स्टील प्लेटों के बीच से गुजार कर 161 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। तो क्या करते हैं, हम दूध को लेते हैं पाश्चुराइज़र उपकरण में, कैसा दूध, ठंडा और कच्चा दूध को लेंगे और उसे गर्म करेंगे। कहाँ पर, जो स्टेनलेस स्टील की प्लेटें हैं उसमें से इसको गुजारेंगे। टेम्परेचर कितना रखना है, 161 फ़ारेनहाइट पर गर्म करेंगे। ठीक है, आगे चले तो 161 फ़ारेनहाइट तापमान पर बैक्टीरिया को मारने के लिए कम से कम 15 सेकंड तक समय लगता है तथा फिर यह उपकरण जल्दी से अपने मूल तापमान 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वापस आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तापमान 161 फ़ारेनहाइट है और कितने समय के लिए रखेंगे, 15 सेकंड तक, जिससे क्या होगा, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे और वापस इसका तापमान जल्दी से क्या हो जाएगा, अपने मूल तापमान 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वापस आ जाता है। आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो दूध पाश्चुराइज़र मशीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म करने और दूध की गुणवत्ता को यथासंभव सुरक्षित करने में सक्षम है। तो ध्यान रखेंगे, पाश्चुराइज़र मशीन से जो अपन दूध का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक रोगजनक बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करता है और दूध की गुणवत्ता को क्या करता है, बनाए रखता है। आगे चलें तो दूध पाश्चुराइज़र मशीन ट्यूबरकल बेसिलस विनाश वक्र और क्रीम पृथक्करण थर्मल विनाश वक्र के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके पाश्चुराइज़र मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और अगला उपकरण बात करें डेयरी के, तो वो है आपका मिल्क स्टेरलाइज़र दूध कीटाणु रोधक। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। कीटाणु शोधन प्रक्रिया के द्वारा दूध स्टेरिलाइज़र, जिसे कीटाणुनाशक भी बोलते हैं, के सीलबंद कंटेनर में दूध को लगातार 15 मिनट के लिए 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगातार प्रवाह में गर्म किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, जो आपका स्टेरिलाइज़र उपकरण है उसमें अब क्या होते हैं, सीलबंद कंटेनर होते हैं, उसमें क्या करते हैं, दूध को 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रवाह करते हैं और 15 मिनट तक उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कीटाणु शोधन स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया के बाद दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाता है और पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया से क्या होता है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और वो दूध जो है वो पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दूध को जीवाणुनाशक द्वारा कीटाणु शोधन की प्रक्रिया करने के बाद दूध को लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। ठीक है, जब आपका दूध कीटाणु से मुक्त हो गया तो आप उस लंबी दूरी तक उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अगला नोट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है देखते हैं। दूध पाश्चुराइज़र और दूध स्टेरिलाइज़र में तुलना कर रहे हैं कि पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया और स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है ना,
तो उच्च तापमान पर स्टेरिलाइजेशन करने से दूध में घुलनशील कैल्शियम अघुलनशील कैल्शियम में बदल जाता है, जिससे शरीर द्वारा अवशोषण करना मुश्किल होता है। ठीक है, जब अपन स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो यदि ज़्यादा जो अपन टेम्परेचर यूज़ में लेते हैं उससे यदि ज़्यादा टेम्परेचर इसके अंदर हो तो क्या हो जाता है, दूध में जो आपके घुलनशील कैल्शियम है वो परिवर्तित हो जाता है अघुलनशील कैल्शियम में, जिससे क्या होता है आपके शरीर द्वारा उसका अवशोषण करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया के बाद दूध के भंडारण के दौरान समय के साथ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पोषण की दृष्टि से पाश्चुरीकृत दूध एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि यदि अब स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया आप बना रहे हैं तो इसमें आपके टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो आप जब अपन इसको स्टोर करेंगे दूध को तो इसमें आपके पोषक तत्व नष्ट होने की संभावनाएं रहती है। इसलिए अपन पोषण की दृष्टि से देखें तो पाश्चुरीकृत दूध को अपन बेहतर बताते हैं स्टेरिलाइजेशन दूध से। ठीक है, आगे चलें तो स्टेरिलाइज़र में कीटाणु शोधन की प्रक्रिया से युक्त दूध उत्पादों में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम सहित रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, को कम करने वाले प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। वैसे ध्यान रखेंगे जो स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया है वो ऐसे हानिकारक नहीं है, वो आपके जो टेम्परेचर है उसको लिमिट में रख करके अपन स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया करें तो वो लाभदायक है। ठीक है, यदि तापमान ज़्यादा हो जाए तो वो स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है ना, आगे बात करें, दूध उत्पादों में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन भी होती है जिन्हें बायोएक्टिव पेप्टाइड्स कहा जाता है, जिसका रक्तचाप नियंत्रण पर सकारात्मक प्रभाव दिखता है। ठीक है, दूध उत्पादों में एक विशेष प्रोटीन है जिसका नाम है बायोएक्टिव पेप्टाइड। कार्य क्या करती है, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करती है। तो इम्पोर्टेंट है ये बात, ध्यान में रखेंगे। अगले डेयरी उपकरण की बात करें तो आपका है मिल्क होमोजेनाइज़र। ठीक है ना, तो आपके होमोजेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूध को उसका समृद्ध सफ़ेद रंग और चिकनी बनावट देती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेना। होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया में वसा ग्लोब्यूल्स के आकार को कम करके छोटे भागों में फैलाया जाता है। तो आपके जो होमोनाइज़र जो है, मशीन है, उपकरण है, वो आपके कौन सी प्रक्रिया करता है, होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया करता है। या बोल दे कि होमोजेनाइज़र की कार्य क्या है, तो ये कार्य इसका यह है कि ये वसा जो ग्लोब्यूल्स हैं उसके आकार को कम कर देता है और छोटे छोटे भागों में फैला देता है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेना। होमोजेनाइजेशन दूध में वसा ग्लोब्यूल्स का एक यांत्रिक उपचार है जो दूध को एक छोटे छिद्र के माध्यम से उच्च दबाव में पारित करके लाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप औसत व्यास में कमी और वसा ग्लोब्यूल्स की संख्या और सतह क्षेत्र में वृद्धि होती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, दूध को एक छोटे छिद्र के माध्यम से गुजारते हैं और उस पर दबाव लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो वसा ग्लोब्यूल्स हैं उसके व्यास में कमी होती है, छोटे छोटे भागों में वो बंट जाती है। ठीक है, आगे बात करें अपन तो वाष्पित दूध और आइसक्रीम के निर्माण के दौरान वसा के अलग होने की संभावना को कम करता है। ठीक है ना, दूध यदि आपके वाष्पित रूप में है या आइसक्रीम निर्माण के समय जब अपन यूज़ कर रहे हैं तो उस समय वसा को अलग करने की संभावनाएं कम रहती है। ठीक है, आगे चलें तो मक्खन को स्कीम दूध के साथ मिलाकर पुनर्गठित दूध तैयार करने के लिए होमोजेनाइज़र का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जब मक्खन को स्कीम दूध के साथ मिलाकर के अपन वापस पुनर्गठित करते हैं, ठीक है ना, तो हमें को कौन सा उपकरण काम में लेना है, होमोजेनाइज़र का। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे। अगला आपके डेयरी उपकरण है मिल्क चिलर। ठीक है,
मिल्क चिलर जो है वो थर्मल एनर्जी स्टोरेज तकनीक पर आधारित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना कि मिल्क चिलर किस तकनीक पर आधारित है, तो आपके थर्मल एनर्जी स्टोरेज तकनीक पर आधारित है। ठीक है, आगे चलें तो इस मिल्क चिलर में कुछ मिनटों में ही दूध का तापमान 35 डिग्री से 4 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मतलब तापमान को कम कर देता है। चिलर है, चिलर मशीन है, 35 कुछ ही मिनटों में क्या कर देता है, 35 डिग्री से ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, चिलर पाश्चुरीकरण से गर्मी हटाते हैं और दूध को उचित तापमान पर ठंडा करते हैं। ठीक है, दूध को ठंडे तापमान पर रखने से दूध के अणु खराब नहीं होते हैं। ठीक है, एक कारण है कि अपन दूध को चिलिंग मशीन में चिलर क्यों कर रहे हैं, चिलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ठंडा होने से क्या होंगे, दूध के अणु खराब नहीं होते हैं, इसलिए अपन चिलिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। यह दूध को संरक्षित करता है और भंडारण जीवन को बढ़ाता है, जो इसे स्टोर तक ले जाने के लिए समय की अनुमति देता है। ठीक है ना, चिलिंग करने से दूध आपका सुरक्षित होता है और आप उसे ज़्यादा समय के लिए स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा दूरी तक कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगले पॉइंट की बात करें तो कच्चे दूध को पर्याप्त रूप से कम तापमान पर तेज़ी से ठंडा करने से दूध में मौजूद सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, एक लाभ तो हमने पढ़ लिया कि अपन ज़्यादा दूरी तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, भंडारण भी कर सकते हैं चिलिंग के द्वारा। एक इम्पोर्टेंट कार्य और होता है चिलिंग में कि आप चिलिंग करोगे तो क्या होगा, तापमान कम होगा और उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि रुक जाएगी और वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, द्रुत शीतन चिलिंग प्रक्रिया में दूध का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, सामान्यतः 3 से 4 डिग्री होना चाहिए। तो ये तापमान ध्यान में रखेंगे कितना होना चाहिए। अगला आपका डेयरी उपकरण है मिल्क सेंट्रीफ्यूज मशीन अप केंद्रित उपकरण। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो मशीन अपन पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसका विशेष कार्य क्या है, ध्यान में रखेंगे। तो अपकेंद्रित उपकरण का उपयोग दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यदि अपने को दूध से क्रीम को अलग करना है तो अपन किस उपकरण का उपयोग करेंगे, अपकेंद्रित उपकरण सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग करेंगे। तो ध्यान में रखेंगे इसको। अब सेंट्रीफ्यूज उपकरण है उसके बारे में कुछ देखते हैं। अपकेंद्रित उपकरण में 45 से 60 डिग्री के कोण पर एक साथ खड़ी 120 डिस्क होती है जो 0.4 से 2 mm के अंतराल में पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब पूरा दूध अपकेंद्रित उपकरण के प्याले के अंदर चला जाता है तो अपकेंद्रित बल इसे डिस्क के छिद्रों से होकर गुजारता है। तो अपकेंद्रित उपकरण में कौन सा बल कार्य करता है पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है, अपकेंद्रित बल कार्य करता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट की बात करें तो दूध वसा की गोलिकाएं ड्रम के केंद्र में आ जाती है और मलाई निकाला हुआ दूध, जिसको अपन बोलते हैं स्किम मिल्क, इसके बाहरी किनारे पर जाता है क्योंकि ये भारी होता है। और इस तरह अपन क्या कर लेते हैं, क्रीम का निष्कर्षण कर लेते हैं। ठीक है, जो वसा की, इसमें क्या होता है, वसा की जो गोलिकाएं हैं वो केंद्र में आ जाती है, फिर जो आपके मलाई निकला हुआ दूध जिसको अपन स्किम मिल्क बोलते हैं वो किनारे से बाहर की तरफ आ जाता है। इस तरह अपन क्या कर लेते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं। अगला डेयरी उपकरण की बात करें तो अगला डेयरी उपकरण है आपका क्लेरिफायर्स, जिसे अपन स्पष्टीकारक बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुणवत्ता में सुधार के लिए डेयरी उद्योग में GEA स्पष्टीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूध को स्पष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गैर दूध ठोस नॉन मिल्क सॉलिड्स NMS का पृथक्करण है। गैर दूध ठोस क्या हो गया, जो आपके दूध के अंदर जो नॉर्मली सॉलिड मटेरियल होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसके अलावा दूध के आप में दूध में कोई यदि गैर पदार्थ है, जैसे कि अपन मान लें कि आपके कोई शरीर की कोशिका आ गई या फिर धूल के कण आ गए, तो वो सारे अपन किस में पढ़ेंगे, गैर दूध ठोस में वो आते हैं सारे। ठीक है, स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा दूध में उपस्थित दैहिक कोशिकाओं
धूल के कणों आदि को अपकेंद्रित बल के द्वारा हटाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे इन सब को किस बल के द्वारा हटा रहे हैं, दैहिक कोशिकाओं और धूल के कणों को, तो आपके अपकेंद्रित बल के द्वारा हटा रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक जो था डेयरी उपकरण एवं उपयोगिता, जो आपके 2 वीडियो के द्वारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लें, तो आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।